प्योर रोलिंग की जो कंडीशन है उसको हम ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पर एक इस तरीके से फ्लोर के ऊपर एक सर्कुलर कोई भी चीज़ है, वो डिस्क हो सकती है, रिंग हो सकती है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। उसके सेंटर ऑफ मास की मान लो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी है इस तरफ वी, और हमें ये भी बोला गया है कि वो इस तरीके से कुछ रोटेशन कर रही है, रोटेशनल वेलोसिटी भी है ओमेगा। तो एक बात बताओ, इसके जो सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट है, इसके अलग अलग पॉइंट की हम वेलोसिटी लिख सकते हैं। वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं हमने देखा था कि भाई ये जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो आप सभी जगह इस तरीके से ऐड करोगे, फिर ये रोटेशन के कारण विद रिस्पेक्ट टू सेंटर जो हमारे पास वेलोसिटी आती थी वो कैसे आ जाएगी, यहाँ पर ऐसे आएगी, यहाँ पर ऐसे आएगी, यहाँ पर ऐसे आ जाएगी, यहाँ पर ऐसे आएगी। इन दोनों का वेक्टर सम होती है। तो अभी हम सिर्फ इस वाले पॉइंट की इंटरेस्टेड हैं देखने में। तो यहाँ पर देखो मैं वेलोसिटी कैसे लिख सकता हूँ। आगे की तरफ तो इसकी वेलोसिटी v के बराबर ही रहेगी, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी सभी जगह हम इस तरीके से ऐड कर देते हैं। तो रोटेशन वाली है जो अलग अलग जगह अलग अलग आती है, जैसे यहाँ पे कुछ और आती है, यहाँ कुछ और आती है, यहाँ कुछ और आती है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो रोटेशन वाली वेलोसिटी है वो इस तरफ आएगी कि ये वाला डिस्टेंस है हमारे पास कितना r, इसके परपेंडिकुलर होगी, इसका मैग्नीट्यूड होगा r ओमेगा। तो यहाँ पर हमारे पास इस सबसे निचले वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ। अगर आगे की तरफ वाला हमारा डायरेक्शन पॉजिटिव मैं ले रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा वेलोसिटी ऑफ बॉटम मोस्ट पॉइंट, है ना, बॉटम पॉइंट इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में उसकी वैल्यू हो जाएगी v माइनस आर ओमेगा। आगे की तरफ v है, पीछे की तरफ आर ओमेगा है, तो v माइनस आर ओमेगा हो गई, दोनों वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी। अभी तक हमें ये नहीं बताया गया था यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही है स्लिपिंग हो रही है, तो ये वाली चीज़ ट्रू है। अच्छा, प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे कोई स्लिपिंग ना हो। स्लिपिंग ना हो मतलब ये वाली वेलोसिटी उसके ठीक नीचे जो सरफेस है उसकी वेलोसिटी से मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर नो स्लिपिंग, फॉर नो स्लिपिंग हम लिख देंगे कि वेलोसिटी ये जो आई है ना, v माइनस आर ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ जाती है भाई v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ऑलमोस्ट सभी जगह आपके लिए जो प्योर रोलिंग की कंडीशन होगी वो क्या होगी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। लेकिन जस्ट मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही चीज़ सही हो, और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेके यहाँ पे चलते हैं। हमारे पास दिक्कत क्या आ रही थी कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड अगर जीरो नहीं होगी तो ये पूरी की पूरी टर्म को आप जीरो नहीं बोल सकते, फिर आप v इज इक्वल टू आर ओमेगा नहीं ले पाओगे। और इसका बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो इस बार हमारे पास यहाँ पर ये आगे जा रहा था इस तरीके से v वेलोसिटी से, तो इसके सभी पॉइंट पर आगे की तरफ तो वेलोसिटी होगी v, साथ में हमने इसको घुमा रखा है इस तरीके से ओमेगा से। तो अब यहाँ पर इस तरफ आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, आर ओमेगा। इस केस में जो सबसे निचला पॉइंट है उसकी मैं आगे की तरफ वाली वेलोसिटी कितनी लिख सकता हूँ, v माइनस आर ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर नो स्लिपिंग अगर मुझे चाहिए तो भाई ये जो सबसे निचला पॉइंट है इस डिस्क का, उसकी जो आगे की तरफ नेट वेलोसिटी आएगी और ये वाले की जो नेट वेलोसिटी है दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी दोनों साथ में चलेंगे, नहीं तो स्लिपिंग होने लग जाएगी। और मान लो इसकी वेलोसिटी हमको दे रखी है, लेट से ये है v2, ये होनी चाहिए v2 के बराबर। ये क्या चीज़ है यहाँ पे, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ डिस्क बॉटम पार्ट, बॉटम पॉइंट, और ये हो गई हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, जो भी चीज़ है ये। तो यहाँ पर इस केस में हम बोल सकते हैं भाई यहाँ पर v इज़ नॉट इक्वल टू आर ओमेगा, है ना, v इज़ नॉट इक्वल टू आर ओमेगा। लेकिन आपको फिर से बता देता हूँ 99% केसेस में आपको यही पढ़ना है। ऐसा बहुत रेयरली पॉसिबल है कि ऐसे केस आपसे पूछे जाएं। तो मोस्टली हमारे लिए प्योर रोलिंग हमें ये समझना है कि भाई यहाँ पर रिलेटिव मोशन नहीं होना था, नीचे वाले घिसना नहीं चाहिए कुछ भी, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। और एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, यहाँ से मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे को मिल जाता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर टाइम्स अल्फा। तो ये चीज़ भी हम देख चुके हैं। ये हमारे पास प्योर रोलिंग की दो कंडीशन आ गई। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा है नो स्लिपिंग। अच्छा, एक तो चीज़ देखो, इसके ऊपर एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स लगाया हुआ नहीं है हमने, और यहाँ पे कोई स्लिपिंग भी नहीं हो रही है। कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब कोई भी रिलेटिव मोशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, नो रिलेटिव मोशन। और कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है तो क्या होता है, रिलेटिव मोशन होने से क्या चीज़ लगती है, फ्रिक्शन। तो यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा, नो फ्रिक्शन।
तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जब भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन अभी हमारे पास नहीं लगेगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमेशा हम बोल दें कि जब भी रोलिंग प्योर रोलिंग होती है फ्रिक्शन नहीं लगता है? ऐसा नहीं है। देखो अभी मैंने इसके ऊपर एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्सेस नहीं लगा रखे हैं, तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, फ्रिक्शन किसको रोकने की कोशिश करेगा? तो फ्रिक्शन के लिए कोई है ही नहीं जिसको वो रोकना चाहे। अगर मैं इसके ऊपर कुछ इस तरीके से फोर्सेस लगा देता एक्स, तो अब इसकी वेलोसिटी बढ़ती तो यहाँ पर स्लिपिंग स्टार्ट हो सकती थी। लेकिन अगर अब स्लिपिंग हो सकती है तो फिर फ्रिक्शन बोलेगा अच्छा रिलेटिव मोशन कराने वाला है, अगर कोई फोर्स एक्स्ट्रा लगा है तो रिलेटिव मोशन कराएगा, तो फिर उस केस में हमारे पास फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाता है। देखो यहाँ पर अगर मैं इस सेंटर से पकड़ के इसको खींच दूँ फोर्स एफ से, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ने लग जाएगी। तो यहाँ पर ये जो v माइनस आर ओमेगा है वो v ग्राउंड के बराबर नहीं बचेगा। इसका मतलब स्लिपिंग होएगी, इसका मतलब रिलेटिव मोशन होएगा, इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं होने देगा वो, तब फ्रिक्शन लगना शुरू होता है। अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसका मतलब कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। हमारे पास एक डिस्क है और अब की बार हमने क्या किया, ये डिस्क रेस्ट पर थी, उसके ऊपर हमने कोई फोर्स इस तरीके से लगा दिया F, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F मैंने ऐसे लगा दिया। अब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया है तो क्या होगा, ये रेस्ट पे थी, ये इस तरफ चलना शुरू कर देगी। इसको रोटेट होने की ज़रूरत है क्या? अगर यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन ना हो तो ये सीधे सीधे इस तरफ चलना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे पहली बात तो इस चीज़ को हमें समझना होगा, इफ़ नो फ्रिक्शन हम क्या कर देंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और यहाँ पर हमारे पास नो रोलिंग देखने को मिलेगा ना, ओमेगा अल्फा सब हमारे पास ज़ीरो रहेगा, क्योंकि ये फोर्स जो लग रहा है इसके कारण कोई टॉर्क ही नहीं आ रहा है। अगर इसके सेंटर पे बैठ के देखूँ, अगर इसको घुमाना है तो क्या होगा, पहली बात तो इसको समझो, इसको घुमाएंगे, कौन घुमाएगा? जैसे ही इस तरफ मैं फोर्स लगाऊंगा इसका इस तरफ कुछ एक्सेलरेशन आएगा, तो इसकी इस दिशा में कुछ वेलोसिटी होने की कोशिश होगी। अच्छा, इसकी वेलोसिटी होगी तो यहाँ भी इसकी वेलोसिटी होगी, यहाँ भी इसकी वेलोसिटी होगी। अब यहाँ पर देखो सबसे बॉटम वाला जो पॉइंट है उसमें इस तरफ वेलोसिटी आ जाएगी, ग्राउंड रेस्ट पे है, यहाँ पर ये वेलोसिटी आ गई तो वो सरकने लगेगा। जैसे ही सरकने लगा तो फ्रिक्शन बोलेगा नहीं 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 नहीं, हम आपको सरकने नहीं दे सकते। तब हमारे पास यहाँ पर पीछे की तरफ इस पे इस तरीके से फोर्स लगता है फ्रिक्शन का F। अब देखो फ्रिक्शन का फोर्स F लग गया। ऐसे केस में अब मैं सेंटर पे बैठ के देखूं, तो सेंटर पे बैठ के देखता हूं तो इसके कारण तो अभी भी टॉर्क जीरो है, लेकिन इस फ्रिक्शन का जो फोर्स है उसके कारण अब कुछ टॉर्क आ जाएगा, तो उसके कारण अब इसमें कुछ टेंडेंसी आएगी, इसमें कुछ अल्फा इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि फ्रिक्शन की मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए कि यहाँ पर स्लिपिंग ना हो। इसको आप ऐसे समझो, अगर मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो फ्रिक्शन इसको घुमा ही नहीं पाएगा, जितनी चीज़ ये आगे की तरफ एक्सीलरेट होगी तो उसमें यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारे पास स्लिपिंग हो ही जाएगी। तो फ्रिक्शन के कोफिशिएंट की एक वैल्यू है जो हमारे पास, उतना फ्रिक्शन का कोफिशिएंट तो होना ही चाहिए जो इसको सपोर्ट कर पाए कि भाई जितनी तेज़ी आगे जाना चाहता है उतनी तेज़ हम इसको घुमा तो पाएँ। करेक्ट? तो आपको वो चीज़ बतानी है, तो इसको किस तरीके से अप्रोच किया जाएगा। इफ़ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, तो पहली बात तो इफ़ नो फ्रिक्शन, तब तो हमारे पास कोई सवाल ही नहीं बनता, यहाँ पर बात खत्म हो जाएगी। मास टाइम्स एक्सेलरेशन ओमेगा एंड अल्फा विल बी जीरो, कुछ नहीं होगा, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये। ऑलराइट, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो अब देखो इसमें क्या अप्रोच करनी होती है, हमें एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में फोर्सेस चेक करने होते हैं, टॉर्क बैलेंस करते हैं, फोर्सेस के कारण जो नेट फोर्सेस होते हैं उसके कारण मास टाइम्स एक्सेलरेशन करते हैं, इस तरह की चीज़ें हमें करनी होती है। पहले हम करते हैं एक्स डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस। एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये, दोनों के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग ज़रूर हैं, एक यहाँ लग रहा है एक थोड़ा नीचे लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स विल बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसा होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले फोर्स बैलेंस हमारे पास जाता है कैपिटल F माइनस स्मॉल f विल बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। आप बोलोगे भाई हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि भाई ये ज़्यादा हो और ये कम हो, ऐसा थोड़ी होता है कभी कि थोड़ा सा फोर्स मैंने इधर लगाया, फ्रिक्शन इतना ज़्यादा लग गया कि उल्टे डायरेक्शन में एक्सेलरेट होने लगी, ऐसा नहीं होता है। करेक्ट? तो यहाँ पर देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका इस दिशा में हमारे पास जो भी स्फीयर है उसका एक्सेलरेशन कुछ इस तरफ आ रहा है। ठीक है, ये हो गई मेरे पास पहली इक्वेशन जो हमने फोर्स के कारण बनाई। अब देखो यहाँ पे इनका नाम भी लिखते चलते हैं ताकि आपको ध्यान रहे हमें करना क्या क्या होता है। सबसे पहले हम करते हैं फोर्स बैलेंस, इसे हम लिख देंगे दिस इज फोर्स बैलेंस, या फोर्स इक्वेशन लिखते हैं उसको, बस फोर्स की इक्वेशन हमने लिख दी इस तरीके से। फिर आती है हमारे पास टॉर्क की इक्वेशन। हमेशा हम यही सब स्टेप्स करने वाले हैं।
टॉर्क की इक्वेशन क्या बोलती है भाई, किसी भी पॉइंट के अबाउट देख लो आप, इस पॉइंट के अबाउट देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ फ्रिक्शन का फोर्स हमारे पास जीरो हो जाएगा, इस कैपिटल एफ के कारण कुछ टॉर्क होगा और हमारे पास यहाँ पर आप अल्फा की वैल्यू चेक कर सकते हो, लेकिन मैं इसके अबाउट नहीं करूँगा, मैं इसी पॉइंट के अबाउट करूँगा, सिंप्लिसिटी रखते हैं। टॉर्क की जो वैल्यू आने वाली है उसको मैं लिख दूंगा फ्रिक्शन का फोर्स जो कि लगा है कितनी दूरी पर, ये डिस्टेंस है हमारे पास आर, इस तरीके से है ना, दिस इज आर, फ्रिक्शन का फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर, ये हो गया टॉर्क, विल बी इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा, ये हो जाएगी हमारे पास दूसरी इक्वेशन। इस पर्टिकुलर केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी हो जाती है, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, अगर ये डिस्क है तो ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। टॉर्क की इक्वेशन लिख दी। वेरिएबल्स गिनते हैं, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, इसमें एफ मुझे नहीं पता, इसमें ए मुझे नहीं पता, इसमें अल्फा मुझे नहीं पता, मास मुझे पता है, आर पता है तो आई पता है, एफ मैंने लगाया ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, 3 वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन बस 2 ही है। एक और इक्वेशन की ज़रूरत हमें पड़ेगी, कहाँ से आएगी वो आती है हमारे पास कंस्ट्रेन इक्वेशन, या फिर उसको बोला जाएगा नो स्लिपिंग कंडीशन। क्वेश्चन में बोला गया है ना कि हमें कि नो स्लिपिंग है, स्लिपिंग ना हो, तो इस मैथ की इक्वेशन को भी तो बताना पड़ेगा कि भाई स्लिपिंग ना हो, तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशन डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, उस कंडीशन का नाम रखते हैं नो स्लिपिंग। और नो स्लिपिंग कंडीशन अभी हमने देखा था, उसकी वैल्यू क्या होती है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, लेकिन हम यहाँ वेलोसिटी वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर टाइम्स अल्फा आने वाला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा, ये हो जाती है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब इन 3 इक्वेशंस को मिला करके सॉल्व किया जा सकता है, 3 वेरिएबल्स हैं, और देखो ये एक्चुअली सॉल्व करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है, अच्छा सब जगह आर को हम कैपिटल लिख रहे हैं तो इसको भी आर कैपिटल लिख देते हैं। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, देखो यहाँ से उठा करके रख देता हूँ, कैपिटल एफ माइनस एफ अपॉन एम, ये मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू आर टाइम्स अल्फा की वैल्यू, देखो यहाँ से क्या निकली, तो ये हमारे पास एम आर स्क्वायर था, यार यहाँ पे अल्फा भी तो लिखना पड़ेगा इस तरीके से। ऑलराइट, यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी जाती है, देखो एक आर से ये एक आर कट जाता है, और हमारे पास अल्फा की वैल्यू हो जाती है 2 टाइम्स एफ डिवाइडेड बाय एम आर, है ना, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स एफ डिवाइडेड बाय एम आर। अब इस इक्वेशन में देखो, हमने इसका यूज़ कर लिया, इसका यूज़ कर लिया, इसका यूज़ कर लिया, तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा है जो है स्मॉल एफ, फ्रिक्शन की वैल्यू मुझे पता करनी थी। देखो यहाँ पे कितनी चीज़ें कट जाती हैं, मास से हमारे पास एक मास इस तरीके से कट गया, आर से हमारे पास ये आर कट गया, हमारे पास वैल्यू क्या जाती है, कैपिटल एफ इज इक्वल टू 3 टाइम्स एफ। या फिर इसको देखने का नज़रिया ये, आप देखो फ्रिक्शन का जो फोर्स है जो होगा वो एफ बाय 3 हमें चाहिए होगा। अब फ्रिक्शन के फोर्स की भी एक लिमिट होती है, फ्रिक्शन का फोर्स पहली बात तो जितना ज़रूरत होता है उतना लगता है ना, क्योंकि फ्रिक्शन एक सेल्फ बैलेंसिंग फोर्स है, लेकिन उसकी एक मैक्सिमम लिमिट है, ऐसा नहीं है कि जितना चाहे फ्रिक्शन अवेलेबल होगा। हाँ, फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है, फ्रिक्शन जो अवेलेबल है उसकी लिमिट है कि भाई तुम्हारी वैल्यू म्यू एम जी से तो छोटी होनी चाहिए, क्योंकि इसका मास है एम, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर ही होगी, वाई डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं हो रहे, तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है। और यहाँ से हम बोल सकते हैं, हमसे क्या पूछा था कि फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू एक निकल के आनी चाहिए, राइट, तो यहाँ से बोल देते हैं हम कि म्यू मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू एफ अपॉन 3mg, ये वो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया, अगर वो अवेलेबल होगा तभी यहाँ पर हमारे पास प्योर रोलिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब मान लो फ्रिक्शन की वैल्यू है जैसे 0.1 फॉर एग्जांपल, तो फोर्स की वैल्यू कुछ मैं रखूँ ताकि ये ओवरऑल हमारे पास 0.1 से कम है, तब तक तो यहाँ पर प्योर रोलिंग होगी, लेकिन फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि फ्रिक्शन उससे छोटा रह जाएगा, उस केस में हम बोलेंगे हाँ अब प्योर रोलिंग नहीं हो सकती, अब यहाँ पे स्लिपिंग होने ही वाली है। अच्छा, अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि देखो यहाँ पे फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, हमारे पास ये भी पता है कि ये बॉडी थोड़ा आगे जाएगी, इसका एक्सेलरेशन भी होने वाला है। देखो यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल एफ डिवाइडेड बाई 3 आ गई थी, तो यहाँ पे बचता है हमारे पास 2f/3 इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाती है मेरे पास 2f/3m, इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाती है 2f कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय 3m, ये हमने यहाँ से पता कर लिया। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ आई तो इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा,
अगर मैं इसको ओवरऑल बॉडी में देखूं तो फ्रिक्शन का फोर्स पीछे की तरफ है, बॉडी ने आगे चला गया, तो फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क कर रहा है। फ्रिक्शन इसकी एनर्जी क्या खींच लेगा, क्या फ्रिक्शन इसकी एनर्जी ले लेगा? तो इसका जवाब है ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ पर जीरो होता है। क्यों? क्योंकि देखो फ्रिक्शन लगा किसके ऊपर है, फ्रिक्शन लगा है सबसे निचले पॉइंट के ऊपर, और सबसे निचले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ नहीं हुआ है, सबसे निचला पॉइंट इनफैक्ट ऊपर जाता है। क्योंकि हमने लगाई है कंडीशन नो स्लिपिंग की, तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है विद रिलेटिव टू फ्रिक्शन वाली जो जहाँ लग रही है वहाँ पे वो सरका ही नहीं। इनफैक्ट आप देखोगे कि हर एक पॉइंट जो यहाँ पर होता है ना इसके सर्कमफेरेंस पे, उसका जो पाथ होता है वो इस तरीके से साइक्लॉइड पाथ बनता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पाथ का नाम क्या है, कौन से पाथ में वो जाता है, पैराबोला जाता है, सर्कुलर मोशन करता है, साइक्लॉइड पाथ हर एक पॉइंट करता है ना। यहाँ से वो जाता है, फिर आगे जाता है, फिर यहाँ जाता है। अगर कोई भी पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगाए फ्रिक्शन का, लेकिन वो चला ऊपर गया, तो फ्रिक्शन के कारण तो कोई वर्क ही नहीं, और एक बार आप ऊपर चले गए फिर तो यहाँ तो फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि भले ही फ्रिक्शन लग रहा है, भले ही यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। फोर्स इस तरफ लगा है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा उसका इस तरफ होगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन विच इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी एस होता, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एट 90 डिग्री लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। A horizontal force F acts on the sphere and its center as shown. Coefficient of friction between ground and the sphere is mu. What is the maximum value of capital F for which there is no slipping? बहुत ही अच्छा सवाल है। अच्छा, अभी हमने जो देखा था रिजल्ट क्या देखा था, हमारे पास फ्रिक्शन का फोर्स जो लग रहा था उसकी वैल्यू आई थी कैपिटल F डिवाइडेड बाई 3। इस बार ये चीज़ नहीं आने वाली, यहाँ पे कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं। जैसे अब की बार यहाँ पे डिस्क की जगह पे सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है। वही 3 इक्वेशन लिखो, इसको जल्दी से सॉल्व करके बताओ कि इस फ्रिक्शन अब की बार म्यू की वैल्यू भी कांस्टेंट दी हुई है, एफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 3 इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे फ्रिक्शन का फोर्स ड्रॉ कर लो भाई। फ्रिक्शन का फोर्स यहाँ पर लगा होगा इस तरीके से, ऑलराइट। हमारे पास सबसे पहले फोर्स की इक्वेशन हम लिख देते हैं, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन इस दिशा में हुआ होगा ऐसे। अच्छा, इसमें हम मान लेते हैं इस तरीके से कुछ अल्फा आएगी, तो हम टॉर्क की इक्वेशन लिखते हैं। टॉर्क की इक्वेशन के साथ सीधे सीधे हो जाएगी। देखो फ्रिक्शन का फोर्स इधर लगा है एट ए डिस्टेंस आर, तो मेरे पास टॉर्क की वैल्यू जाती है एफ इंटू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स अल्फा, है ना, आई अल्फा होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना है, ये एक सॉलिड स्फीयर है, तो यहीं पे हमारे पास 2/5 mr² होना चाहिए था, n2 अल्फा ये हो जाएगा। ये हमारे पास टॉर्क की इक्वेशन आ गई। और तीसरी इक्वेशन हमें लिखनी होती है नो स्लिप कंडीशन विच इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r टाइम्स अल्फा। अब यहाँ से एक्सेलरेशन की इधर डाल दो वैल्यू, यहाँ से अल्फा की वैल्यू इधर डाल दो। वैल्यू रखते हैं, देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से आ रही है मेरे पास कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय एम, दिस इज एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू आर टाइम्स अल्फा। देखो अल्फा की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। पहली बात तो यहाँ पर एक आर से ये आर इस तरीके से कट जाएगा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आती है हमारे पास 5 टाइम्स एफ डिवाइडेड बाई 2mr इस तरीके से। यहाँ m से m कट जाता है, कैपिटल आर से कैपिटल आर कट जाता है। हमारे पास वैल्यू क्या जाती है, देखो कैपिटल एफ को मैं लिख सकता हूँ, कैपिटल एफ इज इक्वल टू 5/2f, है ना, इसको लिख देंगे 5 डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल एफ प्लस स्मॉल एफ। या फिर हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू, हमारे पास वो आ जाता है 5 + 2 होता है 7, तो जाता है 2 कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय 7। हमारे पास फ्रिक्शन के फोर्स की वैल्यू आ गई भाई। इस बार फ्रिक्शन का फोर्स इतना लगने वाला है। अच्छा, हमसे ये थोड़ी पूछा था फ्रिक्शन का फोर्स कितना लगेगा, हमें बताया था कैपिटल एफ की मैक्सिमम लिमिट बताओ कितनी है। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे भाई फ्रिक्शन इतना लगना चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन के ऊपर एक लिमिट है। फ्रिक्शन एक पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ा नहीं हो सकता, और वो वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाती है, फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन म्यू एम जी, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ से मेरे को मिल जाता है कि भाई कैपिटल एफ मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 7 म्यू एम जी डिवाइडेड बाई 2।
बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से सुंदर से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने 43 डेज में पूरी की पूरी 11th और 12th की फिजिक्स कलरफुल नोट्स और बहुत सारे PYQs के साथ सॉल्व कर लिया है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इनफैक्ट आप कलरफुल PDF को वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड कर लो। हम मिलेंगे फुल कोर्स में।